हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन थिंक विद प्रियम। हमने इस चैप्टर की सीरीज में ये थर्ड पार्ट करने वाले हैं और आज आपका इस चैप्टर का जो है थर्ड पार्ट होने वाला है। हम आज पढ़ेंगे द किंग हु चूज पीस, यानी कि ऐसे किंग की जिसने जो है शांति को चूज किया था, पीस को चूज किया था। तो इसमें जब हम इसकी बात करते हैं किंग हु चूज पीस, तो उसमें हम मेनली बात करते हैं अशोका की। ठीक है? हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अशोका। अब अशोका कौन है? अशोका के बारे में ये पूरा सीरीज़ होने वाला है। इस पार्ट में मेनली हम अशोका और उसके क्या कंट्रीब्यूशन थे, चंद्रगुप्त मौर्य उसके क्या कंट्रीब्यूशन थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अशोका कौन थे? अशोका वाज़ द चंद्रगुप्ता ग्रैंडसन एक्सपेंडेड द मौर्य एम्पायर टू द नियरली ऑल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यानी कि अशोका कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन है, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो ग्रैंडफ़ादर हैं अशोका के, दादाजी हैं। Expanded the Maurya Empire to nearly all of the Indian subcontinent। इसने जो मौर्य एम्पायर था उसको पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैलाया था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें मालदीव आ जाता है, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये वाला एरिया जो है ना पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट बनाता है। जब हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यानी कि हम बात करें कि जो अशोका है उसने इतने बड़े एम्पायर को जो है और ज़्यादा एक्सपेंड किया था, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक फैलाया था, इंक्लूडिंग द प्रेज़ेंट डे पाकिस्तान। कहाँ-कहाँ तक फैलाया था? प्रेज़ेंट डे के पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी कि इतने दूर तक के एरिया पे हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य है और उनके जो ग्रैंडसन है अशोका, उसका पूरा का पूरा जो है रीजन हो जाता है। ठीक? After the devastating Kalinga War, he was deeply moved by the suffering it caused and chose to renounce violence। अब क्या हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट ना अशोका की लाइफ में एक टाइम आता है कलिंग वॉर का। कलिंग वॉर, यहाँ पे अशोका ने जो एक युद्ध लिया करा था, वॉर की थी जिसमें मोर देन 1 लाख पीपल जो है डाई हुए थे, मर गए थे और उसमें 2 लाख से ज़्यादा जो पीपल थे, वो इंजरी हुई थी उन लोगों को। जब इतनी बड़ी वॉर में अशोका देखता है कि उसकी वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, इतनी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो पूरी की पूरी तबाह हो गई हैं। अशोका ना उस वजह से उसका जो है हार्ट चेंज हो जाता है। जब हम बात करते हैं कलिंगा की, कलिंग अभी मॉडर्न डे में कहाँ पे है? ये अभी मॉडर्न डे के ओडिशा में है। ठीक है? अगर आप जाओगे तो आपको आज कलिंग नहीं दिखेगा, आप ओडिशा की तरफ जाओगे तो आपको वो कलिंग रीजन था उस टाइम का। जब कलिंग वॉर होती है तो उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, अशोका की वजह से मरते हैं वो लोग, क्योंकि जो मौर्य डायनेस्टी थी ना उसका बहुत ही एक समझ लो ड्रीम था कि कलिंग को जीतना, उड़ीसा के रीजन को जीतना। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने बहुत बड़े एरिया पर कब्ज़ा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वो कलिंग को नहीं जीत पाते हैं। तो जो उनका जो ग्रैंडसन होता है, ये उसका एक तरीके से ड्रीम हो जाता है कि उसको ओडिशा को जीतना है, कलिंग को जीतना है। बट जब वो फाइनली उसको जीत लेता है और वो देखता है कि इसमें इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो उस चीज़ से वो बहुत हर्ट होता है और उसके बाद से ना वो जो है पीस का रास्ता, शांति का रास्ता चूज़ करता है, वॉयलेंस को हमेशा के लिए हटा देता है, अपने राज्य से, खुद से भी और सारे लोगों को जो है शांति के रास्ते पर चलने को कहता है। इसके बाद वो बुद्धिज़्म धर्म जो यानी कि बुद्ध जी ने जो धर्म एक्सपेंड किया था, स्प्रेड किया था, बुद्धिज़्म धर्म को अपनाता है एंड पाथ ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, यानी कि एक शांति के रास्ते को, नॉन वायलेंस अहिंसा के रास्ते को चूज़ करता है। हिस्टोरियन हैव समटाइम्स कॉल्ड अशोका ग्रेट कम्युनिकेटर। जो इतिहासकार है ना, हिस्टोरियंस है, वो जो अशोका को एक ग्रेट कम्युनिकेटर कहते हैं। ग्रेट कम्युनिकेटर का मतलब है जो बहुत अच्छे से बातचीत करना जानता है। अब बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि अशोका जो है लोगों से बातें करता था। इसका मतलब ये है कि अपनी बात को उसने बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक स्प्रेड किया था, बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाया था। सिंस ही इश्यूड मैनी पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर एडिक्ट्स। अब उसने ना बहुत सारे एडिक्ट्स जो है अपने पूरे के पूरे एम्पायर में बनवाए थे। एडिक्ट्स क्या होता है? जब आप पत्थरों पे या जो ऐसी ठोस सी चीज़ें होती हैं ना, सॉलिड चीज़ें, इनके ऊपर कुछ खोद के लिखते हो, यानी कि किसी तरीके से नक्काशी के थ्रू या खोद-खोद के जब आप लिखते हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम एडिक्ट्स कहते हैं। अभी मैं ना आपको इमेज भी दिखाऊँगी कि एडिक्ट्स किसे कहते हैं। जब आप पत्थरों के ऊपर या ऐसी चीज़ों के ऊपर जो सॉलिड है, उनके ऊपर जब आप ना मतलब कार्व्ड करके यानी कि उसको खुरेद के या खुरच के जब लिखते हो, अपने मैसेज लिखते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडिक्ट्स कहते हैं। एनग्रेव्ड ऑन द रॉक और पिलर्स। तो अशोका ने इस टाइप के ना बहुत सारे मैसेज लिखवाए थे पत्थरों के ऊपर, लोहे के पिलर्स के ऊपर। आप इनमें से एक जो पिलर है ना अशोका का, वो दिल्ली वगैरह के एरिया में भी देखोगे,
दैट कंटेन्ड हिज मैसेजेस फॉर द पीपल एंड एनकरेज देम टू फॉलो धर्मा। अब ये जो पिलर्स इसने इसमें जो मैसेज लिख पाए थे वो शांति के मैसेज थे कि लोगों को मिल-जुल के रहना चाहिए, जानवरों के ऊपर अत्याचार नहीं करने चाहिए। तो इस तरह के मैसेज ने जो है लोगों में धर्म को फैलाया था, इसकी जो धर्म की पॉलिसी है उसको स्प्रेड करने में हेल्प करी थी। सो आफ्टर embracing Buddhism, Ashoka spread its message abroad through the mysteries and presented himself as a compassionate ruler in his edicts। अब जब इसने अपने पूरे के पूरे किंगडम में इसने एडिक्ट्स के थ्रू तो अपने मैसेज पहुंचा दिए, लेकिन जब बात आई दूसरे देशों में इसको अपने मैसेज पहुंचाने की, तो इसने क्या किया था, इसके जो पुत्री थी संघमित्रा थी और इसका बेटा भी था, तो इसने अपने बच्चों के थ्रू और अपने जो लोग थे इसके जो इसके अंडर में काम करते थे उनके थ्रू ना मैसेज जो है दूसरे देशों में भिजवाए थे, दूसरी कंट्रीज में भिजवाए थे कि वहां पे भी लोगों को वॉर नहीं करनी चाहिए और जानवरों पे दया दिखानी चाहिए, लोगों के साथ अच्छा काम करना चाहिए, मिल-जुल के रहना चाहिए। इस तरीके से इसे अपने मैसेज जो है दूसरे देशों अब्रॉड तक में भी भिजवाए थे, अब्रॉड मतलब दूसरे देश की बात हो रही है। इसने अपने एडिक्ट्स पे ना अपने आप को देव नाम पिय कहा था, देव नाम पिय पियदर्शी। इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, काइंड टू ऑल। बिलव्ड ऑफ गॉल गॉड का मतलब है कि जो सबको प्यारा है, यानी कि जो भगवान को प्यारा है उसको बोलते हैं बिलव्ड ऑफ गॉड। काइंड टू ऑल जो सब पर दया दिखाता है उसको बोलते हैं काइंड टू ऑल। देव नाम पिय पियदर्शी का मतलब जो है तो जो देखने में सुंदर है। ठीक है, तो इस तरीके के नाम जो है इसने अपने आप को निकनेम कह सकते हो वो दिए थे और ये अपने एडिट्स में जब मैसेज लिखता था ना तो उसमें जैसे हम लिखते हैं ना कि किसने भेजा है ये मैसेज या किसका है मैसेज, तो हम नीचे अपना नेम लिखते हैं। तो उसने अपने नेम अशोका की जगह उसने देव नाम या प्रियदर्शी वर्ड को यूज़ किया था। ही प्रमोटेड वेलफेयर बाय बिल्डिंग रेंट हाउसेस। इसने भलाई के लिए भी काफ़ी सारे काम किए थे। इसने रेस्ट हाउसेस बनवाए थे, लोगों के आराम करने के लिए इसने हाउसेस बनवाए थे। एंड इसने वेल्स बनवाए थे, कुएँ बनवाए थे, इसने पौधों को लगवाया था, पेड़-पौधों को लगवाया था, एनकरेज्ड किया था रिलीजियस हार्मनी। धर्म के बीच में जो लोगों में लड़ाई-झगड़े होते हैं, उनको ख़त्म करके आपस में मिल-जुल कर रहने की बात को इसने अपनी प्रजा में फैलाया था। बैन्ड एनिमल क्रुएल्टी यानी कि जो जानवरों के ऊपर अत्याचार होते हैं ना, तो इसने एनिमल क्रुएल्टी को ख़त्म किया था। एंड सपोर्टेड हेल्थ केयर फॉर पीपल एंड एनिमल्स। इसने एनिमल्स के लिए और लोगों के लिए जो है वेलफेयर करने की शुरुआत करी थी इवन बियॉन्ड हिज एम्पायर। और ऐसा नहीं है ये सारी चीज़ें यानी कि पेड़-पौधों को लगाना, जानवरों को बचाना, लोगों के साथ भलाई करना, ये सिर्फ़ इसने अपने एम्पायर में किया था। इसने ये दूसरे के रीजन में भी जाके ये चीज़ें करी, उनको भी मदद करने की कोशिश करी इसने। सो नॉट ऑल हिज क्लेम्स मे बी लिटरल। तो ऐसा नहीं है कि इसने जो भी चीज़ें कही हैं वो हमें मिल जाती है एज़ अ प्रूफ। अशोका क्लियरली फोकस्ड ऑन हिज सब्जेक्ट। अब इसका सब्जेक्ट क्या था? अशोका का मेन सब्जेक्ट रहा है हमेशा वेलफेयर करना, भलाई करना। तो हर चीज़ें हमें इसकी लिखी हुई नहीं मिलती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हम जो भलाई कर रहे हैं वो स्पेशली हम लिख-लिख के ही सारी चीज़ें करें। लेकिन इसने क्योंकि इसके मैसेजेस इतने अच्छे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमें पता चलता है कि जब ये रियल में था उस टाइम पे, तो इसने जो है बहुत ज़्यादा भलाई का काम किया, इस तरीके का काम किया है इसने। ठीक है? आफ्टर हिज डेथ द मौर्य एम्पायर वीकेंड। अब जो मौर्य एम्पायर था ना इसकी डेथ के बाद जो इसके बाद में वंशज आए थे, इसके बेटे आए थे, उनके बेटे आए थे, तो इसके बाद जो है मौर्य एम्पायर ना वीक होने लग गया। मौर्य एम्पायर क्यों वीक होने लगे? क्योंकि किंग ही इतने स्ट्रांग नहीं आए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत स्ट्रांग थे। इनके बाद उनका जो पोता था अशोका वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन उसके बाद के जो रूलर आए थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे एंड बाय 185 बीसी इट फ्रेगमेंटेड इंटू द स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम। तो इसके बाद 185 बीसी के आसपास क्या होता है कि ये जो पूरा मौर्य एम्पायर था, जो हमने देखा इतने बड़े सबकॉन्टिनेंट के लेवल पर फैला हुआ था, वो छोटे-छोटे स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में बँट जाता है। अब ये कैसे बँटता है? जैसे कि मान लीजिए जब चंद्रगुप्त का टाइम था, तो ये पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, इस पे एक मेन किंग था। वो रूल करता था। यहाँ पे छोटे-छोटे रूलर जो हैं वो भी रहते थे, जो इसको कुछ टैक्स देते थे और बदले में अपने एरिया में रूल करते रहते थे। तो किंग जो है इनकी टेरिटरी को एक्वायर नहीं करता था, कंट्रोल नहीं करता था, कब्ज़ा नहीं करता था। सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर्ली चल रही थी। लेकिन जब अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य मर गए और उसके बाद जो है वीक किंग आए, तो वीक किंग की वज़ह से क्या हुआ कि इन लोगों ने ना अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बना लिया और इन्होंने अपने आप को ना किंग डिक्लेयर कर लिया।
अब ये जो यहाँ पे अथॉरिटी में किंग था ना, इसको इन्होंने किंग मानने से मना कर दिया क्योंकि वो वीक था। उनको पता था कि जो वीक रूलर है वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सो इस वजह से इन लोगों ने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर लिया और अपना एक अलग-अलग साम्राज्य कह लो या राज्य स्थापित कर लिया। तो बाय द टाइम जब जो ये मर गया था, चंद्रगुप्त मौर्य मर गया था, अशोका मर गया, तो उसके बाद जो उसके वीक रूलर आए, तो मौर्य एम्पायर जो है धीरे-धीरे वीक होने लगे और कई सारे टुकड़ों में बँट गया। ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उम, picking choose piece now the next slide is लाइफ इन द मौर्यन पीरियड। अब जो मौर्य पीरियड था उसमें लाइफ कैसी थी, लोग किस तरीके से रहते थे, क्या काम करते थे उसके बारे में देखेंगे। सो मौर्यन सिटीज लाइक पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा कहाँ है, मॉडर्न डे पटना में है। और पटना कहाँ है, पटना आज के बिहार में है। ठीक है, बिहार स्टेट है हमारा, इसके अंदर इसकी कैपिटल बिहार की कैपिटल पटना है। तो उस टाइम पे जो मौर्य पीरियड था ना, जो मौर्य एम्पायर था, उसमें जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। वर वेल प्लान्ड हब्स ऑफ गवर्नेंस, यहाँ पर जो है बहुत अच्छा चीज़ें बहुत अच्छे से बनी हुई थी, जैसे कि गवर्नेंस, यहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम बहुत अच्छा था। गवर्नेंस सिस्टम का मतलब जो राज-काज करने का तरीका है, यानी कि एक प्रॉपर वे में सारा काम होता था। ट्रेड यहाँ पे बहुत अच्छा था, कल्चर कल्चर विथ पैलेसेस, यहाँ पे जो पैलेसेस होते हैं ना, राजमहल जो बने होते हैं, वो बहुत अच्छे से बने हुए थे। पब्लिक बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत अच्छी थी। पब्लिक बिल्डिंग्स का मतलब आज की इतनी ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स की बात नहीं हो रही है। जो ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे जो है पब्लिक जा सकती थी, जैसे कि मंदिर हो सकता है, वो स्कूल हो सकते हैं और वो ऐसे तीर्थ स्थल हो सकते हैं। तो ये जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती है, ये बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई थी। ऑर्गनाइज़्ड टैक्सेशन सिस्टम था। यानी कि जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, पैसे इकट्ठा करने का सिस्टम था, वो बहुत ऑर्गनाइज़्ड वे में था। यानी कि सारी चीज़ें फिक्स थी कि कौन टैक्स लेगा, किसको टैक्स दिया जाएगा, कितना परसेंट टैक्स दिया जाएगा, अगर कोई टैक्स डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो क्या उसको सज़ा मिलेगी। ये सारी चीज़ें ना बहुत ही परफेक्ट वे में हमें मॉडर्न एम्पायर में देखने को मिलती हैं। एग्रीकल्चर वाज़ द मेन रेवेन्यू सोर्सेज़। उस टाइम पे मौर्य के एम्पायर में जो एग्रीकल्चर था, वो मेन रेवेन्यू का सोर्सेज़ था, यानी कि जो हमारा स्टेट है उसके पास सबसे ज़्यादा जो टैक्स का जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारा एग्रीकल्चर से आता है। प्रोड्यूसिंग 2 क्रॉप्स एज़ अ ईयर एन्श्योरिंग द फूड सिक्योरिटी, उस टाइम पे पूरे के पूरे साल में 2 क्रॉप्स होती थी। यानी कि इससे हमें ये कि क्या पता चलता है कि पूरे साल में 2 क्रॉप्स होने का मतलब है कि जो राज्य है ना, वहाँ पे फूड सिक्योरिटी अच्छी है। ठीक है? फूड सिक्योरिटी अच्छी होने से क्या होगा कि हमें पता है कि वहाँ पर अगर अकाल पड़ता है या ऐसी ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाती है, जब सूखा पड़ जाता है, तो जो हमारा एम्पायर है, जो हमारा किंग है, वो पूरा का पूरा सस्टेन कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 क्रॉप के खराब होने से पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो भुखमरी की कगार पे पहुँच जाए, है ना? तो 2 क्रॉप अ ईयर एंड इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी, 2 क्रॉप होती थी साल में जो कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती थी। व्हाइल द ग्रेनरी इज़ रिगार्डेड अगेंस्ट फेमाइन, और साथ में एक तो हमारी फूड सिक्योरिटी भी थी, प्लस ग्रेनरी बनी हुई थी। ग्रेनरी जहाँ पे अनाज रखा जाता है, तो बहुत ही बड़े लेवल पे गोदाम बनाए गए थे, जहाँ पे ये अनाज रखा जाता था और ये चीज़ें हमें किससे प्रोटेक्ट करती थी? ये हमें फेमाइन से प्रोटेक्ट करती थी। यानी कि अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए, फेमाइन आ जाए, जिसमें लोगों के पास खाना ना बचे, तो ये इंश्योर किया जाता था कि गवर्नमेंट के पास इतना खाना हो, इतना हमारे पास प्रोडक्शन हो एग्रीकल्चर का, कि वो अपने जो लोग हैं, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। फार्मर्स वर प्रोटेक्टेड इवन ड्यूरिंग द वॉर्स, जो फार्मर्स थे उनको प्रोटेक्ट किया जाता था वॉर के टाइम पे भी। अब वॉर के टाइम पे फार्मर्स को क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? बिकॉज़ हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर करने वाला पूरी की पूरी जो हमारा मौर्य एम्पायर है, हमें पता है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हमारे फार्मर्स ही नहीं होंगे, तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं होगा। हमें ये पता है कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स है, वो कहाँ से आ रहा है? वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो अगर हमारे फार्मर्स ही नहीं होंगे, तो हमें टैक्स भी नहीं मिलेगा। टैक्स नहीं मिलेगा, तो जो इतनी बड़ी आर्मी है, इतना बड़ा जो राज्य है, वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। सो फार्मर्स को हर हालत में प्रोटेक्ट किया जाता था मौर्य एम्पायर में, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। Artisans such as the blacksmiths, potters, jewelers thrived in a city life. अब सिटी लाइफ में ना आपको मटके बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले, ज्वेलरीज़ बनाने वाले, पॉटरीज़ बनाने वाले, ये सारे लोग जो है सिटी लाइफ में देखने को मिलते हैं। हाउसेज़ वर वुडन, मौर्य एम्पायर की खास बात ये है कि यहाँ पे ना वुडन हाउसेस मिलते थे, ठीक है? यानी कि लकड़ी के घर मिलते थे और इस टाइम पे जो किंग का पैलेस था ना, वो भी लकड़ी का ही बना हुआ था। अप टू 2 स्टेयर्स,
यानी कि ऐसा भी नहीं है कि जो लकड़ी के घर बने हुए हैं सिर्फ़ 1 मंजिल के हैं, 2-2 मंजिल के घर होते थे उस टाइम पे भी, वो भी लकड़ी के बने हुए होते थे विद द फायर सेफ्टी मेजर्स और उस टाइम पे भी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया था कि अगर आग लग जाती है तो लोगों को किसी तरह का खतरा ना हो। So people wear the cotton garments and at time recorded the leather shoes with the thick soles. तो पीपल उस टाइम पे जो लोग थे वहाँ के कॉटन के कपड़े पहनते थे, सूती के कपड़े पहनते थे और जो उनके चप्पल वगैरह होती थी ना, तो लेदर के शूज़ उस टाइम पे भी पहने जाते थे। सो कम्युनिकेशन रिलाइड ऑन द कुरियर्स जो बातचीत होती थी, लोग आपस में बात कैसे करते थे? हमें पता है कि टेलीफ़ोन सिस्टम नहीं था, ठीक है? कोई भी इस तरीके से बात नहीं कर सकता था, जैसे आज हम कर पाते हैं। बट उस टाइम पे उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए एक सिस्टम बना रखा था, यानी कि लेटर्स वगैरह के थ्रू चिट्ठियाँ भेज के जो है, कुरियर के थ्रू जो है वो अपना कम्युनिकेशन का जो है काम करते थे। ठीक है? इतना समझ में आया। इसके बाद देखते हैं हम एडिक्ट्स क्या होती है। सो एडिक्ट्स क्या होती है हमारी मैंने देखा था कि मैंने बताया था आपको कि अशोका के टाइम पे जो है बहुत सारी एडिक्ट्स लिखी गई थी। सो एडिक्ट्स है एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन इश्यूड बाय अथॉरिटीज़ और इन आवर केसेस अ किंग। यानी कि जो भी हमारा सत्ता संभाल रहा है, चाहे वो राजा है, किंग है, कोई भी है जो ऑफ़िशियल डिक्लेरेशन कर देता है, यानी कि एक शाही राज आदेश की तरह होता है ये जो आपने सीरियल्स वग़ैरह में भी देखा होगा कि जो ढोल बजा के बोलते हैं कि राजा का फरमान है ये, तो जो ऑफ़िशियल डिक्लेरेशन होती है ना, जो किंग इश्यू करता है, उसको हम कहते हैं एडिक्ट्स। अब अभी के टाइम पे तो जो ऑफ़िशियल डिक्लेरेशन होती है, वो कैसे होती है कि जो पार्लियामेंट है उसमें डिक्लेरेशन हो जाता है, इसके बाद न्यूज़ के थ्रू जो है आपको हम सबको पता चल जाता है, हमारे फ़ोन में आ जाता है। बट उस टाइम पे ये सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था ताकि सारे लोगों को एक साथ पता चल जाए इसलिए पत्थर पे या ऐसे पिलर्स वगैरह पे वो चीज़ें जो है ना लिख दी जाती थी और लिख के उसको एक जगह पे एस्टेब्लिश कर दिया जाता था। तो जो भी लोग हैं वो सब लोग उस डिक्लेरेशन को पढ़ लेते थे और उसको फ़ॉलो करते थे। सो मोस्ट ऑफ दीज़ एडिक्ट्स वर इंस्क्राइब्ड इन द प्राकृत। अब ये जो एडिक्ट्स लिखी गई हैं, तो किसी न किसी लैंग्वेज में तो लिखी जाएँगी, तो कौन-सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी प्राकृत लैंग्वेज में। जैसे अभी जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं इस पीपीटी में, वो कौन-सी है? वो इंग्लिश लैंग्वेज है ना? अगर हम हिंदी लिखते हैं, अगर मैंने ये हिंदी लिखा है और मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो वो लैंग्वेज कौन-सी है? वो हिंदी लैंग्वेज है। और जो स्क्रिप्ट होती थी, ये जो एडिक्ट्स है, इसकी स्क्रिप्ट क्या होती थी? यानी कि जो जिसमें हम लिख रहे हैं, वो स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मी। तो यानी कि लैंग्वेज होती थी प्राकृत और स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मी। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है एक लैंग्वेज है और हिंदी को हम जिसमें लिखते हैं, जिस तरीके से लिखते हैं उसको बोलते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है? तो जिसमें आपको लिखा जाता है उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं और जिसमें आप चीज़ को बोलते हैं उसको बोलते हैं लैंग्वेज। तो ये जो जितने भी एडिक्ट्स लिखी जाती थी, ये लिखी जाती थी प्राकृत लैंग्वेज में और इसकी स्क्रिप्ट होती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी, ठीक है? प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट व्हिच वाज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। उस टाइम पे ये सबसे पॉपुलर लैंग्वेज होती थी प्राकृत लैंग्वेज एंड रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। ब्राह्मी इज़ द मदर ऑफ ऑल द रीजनल स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। तो अभी जितनी भी हम स्क्रिप्ट्स देखते हैं ना, लिखने के तरीके देखते हैं, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है सबसे एंशिएंट है ना, तो ये सबकी एक तरीके से मदर है, इसी से निकल के बाकी सारी स्क्रिप्ट बनी हैं। हम देखते हैं कि ये जो एडिक्ट्स है ना, मेजर रॉक एडिक्ट्स अगर आप देखोगे तो ये मेजर रॉक एडिक्ट्स कहाँ-कहाँ पे थी, यानी कि पत्थर के ऊपर जो आपको लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं अशोका के टाइम की, वो कहाँ पे मिलती है? गुजरात में है हमारा गिरनार, ये पाकिस्तान की साइड में आपका कांदाहार है, मानसनेरहा है फिर यहाँ पे हमारा कलसी है, कलसी जो है यूपी में हमारा, धौली जो है ये उड़ीसा की साइड में है। तो यहाँ पे हमें पत्थर के ऊपर यानी कि रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलती हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स यहाँ पे। अब छोटे यानी कि बड़े-बड़े पत्थरों के ऊपर लिखा गया। माइनर रॉक एडिक्ट्स यानी कि छोटे पत्थरों पे हमें कहाँ लिखा हुआ दिखता है? मस्की में दिखता है, ब्रह्मगिरी में दिखता है, बैरात में दिखता है। तो इस तरीके से हमारी जो है ये माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। उसके बाद पिलर एडिक्ट्स जो है ये ग्रीन में जहाँ पे भी है वहाँ पे पिलर एडिक्ट्स है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ना पिलर्स के ऊपर लिखा गया है। तो अमरावती में, सांची में, सारनाथ की मैं इमेज भी दिखाऊँगी। ये पिलर स्क्रिप्ट है। लुम्बिनी में जो यूपी में है वहाँ पे आपको कहाँ मिला है? पिलर स्क्रिप्ट मिलती है। तो पिलर के ऊपर भी अशोका ने लिखवाया है, प बड़े-बड़े पत्थरों के ऊपर भी लिखवाया है, जो पत्थरों के ऊपर लिखवाया है तो उसको रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं और जब पिलर्स के ऊपर लिखवाया है तो उसको पिलर एडिक्ट्स बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है, नई चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है? तो नेक्स्ट है आपका द सोहगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जब पत्थरों के ऊपर आप लिखते हैं ना, तो इसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो कॉपर के ऊपर कॉपर की एक प्लेट है, प्लेट मतलब जैसे कि हमारी नॉर्मल प्लेट होती है ना, तो किसकी बनी होती है? एल्यूमीनियम की बनी होती है। तो ये कॉपर की प्लेट है, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है डेटिंग बैक टू द 4th और 3rd सेंचुरी बीसी। 4th और 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड का ये लिखा हुआ है इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ अर्लीएस्ट नोन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है यानी कि अगर आज हमें ऑफिशियली कोई ऑर्डर देना होता है, कुछ करना होता है या किंग को कोई ऑर्डर देना है, पीएम को कुछ लिखना है, तो किस पे लिखते हैं वो? पेपर पे लिखते हैं। बट उस टाइम पे पेपर तो था नहीं, तो वो किस पे लिख रहे थे? वो इस टाइप के कॉपर प्लेट पर लिख रहे थे। कॉपर के ऊपर लिखते थे, आयरन के ऊपर लिखते थे, तो कॉपर के ऊपर इन्होंने ये अपना ऑर्डर लिखा हुआ है, जो भी है और इसकी लैंग्वेज हम समझ नहीं सकते क्योंकि ये दूसरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड सबसे पुराना उन पुराने सबसे पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में से ये है। इसको कहाँ पे ढूँढा गया था? ये हमें कहाँ पे मिलता है? सोहगौरा में मिलता है और सोहगौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में मिलता है। ठीक है? इट इज़ रिटन इन प्राकृत और ये जो लैंग्वेज आप देख रही हो जिस तरीके से लिखा हुआ है, तो यही है हमारी प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और उसको जब हम पढ़ेंगे ना तो वो प्राकृत लैंग्वेज होगी। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन इश्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और हिस्टोरियंस का मानना है ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड की है, उसी ने इश्यू किया था ये। द इंस्क्रिप्शन मेंशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रेनरी टू स्टोर ग्रेन एज़ अ प्रिकॉशंस अगेंस्ट द फेमाइन और इसमें क्या लिखा हुआ है ये हम तो नहीं पढ़ सकते लेकिन हिस्टोरियन ने हमें पढ़ के बताया है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि एक ग्रेनरी सिस्टम जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा। ग्रेनरी सिस्टम मतलब अनाज का एक गोदाम जो है एस्टेब्लिश कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ताकि जो है फेमाइन से बचत हो सके, कोई आपदा जो है आ रही है उससे बचा जा सके। सो हाइलाइटिंग द स्टेट्स एफर्ट्स टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी ये क्या चीज़ डिक्लेयर दिखाता है कि उस टाइम पे लोगों का जो है कितना ध्यान रखा जाता था, फूड सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखा जाता था एंड सपोर्ट इट्स पीपल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस कि जो राजा है अप क्राइसिस के टाइम पे भी अपने लोगों को किस तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो सोहगोरा सोहगोरा पे एक कॉपर प्लेट की इंस्क्रिप्शन मिली है। किसकी इंस्क्रिप्शन मिली है? कॉपर प्लेट की इंस्क्रिप्शन है और सोहगोरा जो है कहाँ है? वो यूपी में है, ठीक है? और ये किससे रिलेटेड है? ये फेमाइन से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है? कौन-सी लैंग्वेज में है? ये प्राकृत लैंग्वेज में है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। तो इतनी चीज़ इसमें स्लाइड में आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद है आपका सारनाथ पिलर। तो हमें पता है कि जो अशोका था, उसने ना पिलर्स वगैरह भी पिलर्स के ऊपर भी लिखवाया था, पिलर्स बनवाए थे, उसने पिलर्स पे अपने मैसेज भी लिखवाए थे और उसने अलग-अलग तरीके के पिलर्स बनवाए थे मैसेजेस देने के लिए ही। उसने रॉक के ऊपर भी लिखवाया था। तो ये एक इसका सारनाथ पिलर है। दिस कैपिटल अ वर्ड व्हिच हियर मीन्स टॉप पोर्शन। अब ये जो कैपिटल जिसको बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है टॉप पोर्शन यानी कि सबसे ऊपर वाले पोर्शन की बात हो रही है। और हेड was the top of a pillar that Ashoka got erected। अब एक बहुत बड़ा पिलर था, ठीक है, अशोका का। इसके ऊपर ना ये शेर वाला, ये जो चीज़ इतना हिस्सा देख रहे हो ना, ये कहाँ पे बना हुआ था? इसके टॉप पार्ट पे बना हुआ था, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं और यहाँ पे ना मैसेज लिखा हुआ था। तो आपको सिर्फ ये मेन पार्ट दिखाया जा रहा है, इसको सारनाथ पिलर बोलते हैं। ये कहाँ पे मिला था? सारनाथ में मिला था, इसलिए इसको सारनाथ पिलर पिलर बोलते हैं और सारनाथ कहाँ पे है? ये वाराणसी में है, यूपी में। वेयर द बुद्धा गेव हिज फर्स्ट टीचिंग। अब जो सारनाथ है, सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में बुद्ध ने पहली बार ज्ञान दिया था, यानी कि जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे और जब उनको भगवान के बारे में पता चल गया, जब वो एनलाइटन हो गए थे, जब उनको असली नॉलेज मिल गई थी, तो उसके बाद जब उन्होंने पहली बार लोगों को ज्ञान दिया था, यानी कि ज्ञान मिलने के बाद जब पहली बार उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया था, तो वो कहाँ पे दिया था? वो सारनाथ में ही दिया था। द 4 लायन्स सिम्बलाइज़ द रॉयल पावर। अब ये जो 4 अभी इसके पीछे भी एक मुँह है शेर का, तो एक एक श मुँह ये है, 2 ये है, 3 ये है और चौथा जो है इसके पीछे है। तो 4 मुँह वाला ये जो शेर है, तो ये किसको सिम्बलाइज़ करता है? ये जो है सिम्बलाइज़ करता है रॉयल पावर को। ऑन द रिंग बिलो 4 पावरफुल एनिमल्स। इसके नीचे जो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे ना 4 पावरफुल एनिमल बने हैं। एक तो यहाँ पे 4 मुँह वाला शेर है, जो हमको किसको बता रहा है? रॉयल पावर को दिखा रहा है। रॉयल पावर को ये जो है सिम्बलाइज़ करता है। इसके बाद नीचे जो है ना हमको एनिमल्स दिखते हैं अलग-अलग से, इनमें कौन है? 4 पावरफुल एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, बुल है, हॉर्स है और एक लायन है। ठीक है? तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि ये जो सारनाथ पिलर है, ये किसका है? तो ये जो है ये अशोका का है। ठीक है?
और अगर पूछा जाएगा कि ये जो पिलर है ये कहाँ पर मिला है, तो ये सारनाथ में मिला है, नियर वाराणसी यूपी में मिलता है। जो 4 जो लायन बने हैं किसको सिम्बलाइज़ करते हैं? ये रॉयल पावर को सिम्बलाइज़ करते हैं। उसके नीचे 4 एनिमल बने हैं, वो कौन-कौन से हैं? वो एक एलिफेंट है, एक बुल है, एक हॉर्स है और एक लायन है। आर डिपिक्टेड अलोंग विद द धर्म चक्र। अब ये बीच में जो ये व्हील बना हुआ आप देख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं धर्म चक्र बोलते हैं, यानी कि धर्म का पहिया, व्हील ऑफ धर्मा व्हिच सिम्बलाइजेस द बुद्धिस्ट टीचिंग। अब ये धर्म चक्र क्यों बना हुआ है? ये सिम्बलाइज़ कर रहा है बुद्ध की टीचिंग को, बुद्ध ने जो हमें ज्ञान दिया है उस टीचिंग को सिम्बलाइज़ करता है, ठीक है? तो सारनाथ पिलर में आपका यही चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, इसको देख लेना। इसके बाद आ जाता है मौर्य एम्पायर के टाइम पे क्या आर्ट और आर्किटेक्चर बने थे। आर्किटेक्चर जो आप अलग-अलग तरीके की बिल्डिंग्स देखते हो, ये स्तूप देखते हो, मंदिर देखते हो, ये आर्किटेक्चर होता है, ठीक है? जैसे इंजीनियर जो है उनको आर्किटेक्चरल भी बोला जाता है क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बनाते हैं, क्रिएट करते हैं ना। तो अपने आर्ट के थ्रू जब आप कुछ बना रहे हो तो आर्किटेक्चर में आ जाता है। तो मौर्य के टाइम पे क्या आर्ट की गई थी, क्या पेंटिंग्स बनी हैं, कुछ बनी हैं या किस तरीके के सिक्के बने हैं, किस तरह की बिल्डिंग्स बनी हैं, वो आर्ट और आर्किटेक्चर का पार्ट है। So as one of the India's oldest stone structure, the Great सांची स्तूपा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1 मिनट, इसका नाम जो है ना, इसका नाम है ग्रेट सांची स्तूपा। Why my pen is not working? Let me check it. So yes, हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेट सांची स्तूपा की। ग्रेट, इसको आप सिंपल सांची स्तूपा भी बोल सकते हो, ठीक है? तो सांची स्तूपा क्या होता है? स्तूप होता है एक डोम लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? डोम लाइक, डीओएम। डोम मतलब होता है ये उल्टा एक तरीके से कटोरी समझ लो आप, ठीक है? तो उल्टी कटोरी टाइप का ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम डोम लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे आपको ये दिख भी रहा है कि ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से खोखला होता है जैसे आप मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो है मूर्तियाँ वगैरह नहीं होती हैं, यहाँ पे लोग अंदर जाके जो है ध्यान मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो इसको और ये स्तूपा कहाँ पे बने होते हैं? जैसे कि जो हमारे बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड महात्मा बुद्ध थे, जो और अदर मॉन्क्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनसे रिलेटेड जो उनसे सामान होते हैं, जैसे कि उनके नेल्स हो गए, उनके हेयर हो गए थोड़े से, उनके यूज्ड क्लॉथ्स हो गए या उनके बर्तन हो गए, उन सबको ना यहाँ पे दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है और इसी जगह पे जो है एक स्तूपा बना दिया जाता है और वहाँ पे जो है लोग जाके ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है? तो इस टाइप की चीज़ें बनी होती हैं यहाँ पे स्तूपा की, तो सबसे ज़्यादा जो है ये अशोका के टाइम पे इस तरीके के स्तूपा बनाए गए थे। सो ये एक ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है, ये पत्थर का बना हुआ पूरा स्तूप है, सांची में बना हुआ है ये। फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर सांची जो है आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। ये सबसे पुराने स्तूपा में से है एंड नोट दैट द ओरिजिनल स्ट्रक्चर वाज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वाज लेटर एनलार्ज्ड यूजिंग द स्टोन। जो सबसे पहले इसको बनाया गया था ना, तो वो ब्रिक्स से बनाया गया था, ईंटों से बनाया गया था और बाद में जो है इसमें पत्थरों का यूज़ किया गया दूसरे किंग्स के द्वारा। अशोका इज सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड, ऐसा कहा जाता है कि इसको किसने बनवाया है? अशोका ने बनाया था सच स्तूपा। अब बाद में जो है अशोका ने जो है चैत्य भी बनवाए, विहार भी बनाए ताकि वहाँ पे जो है लोग पूजा कर सके, पढ़ाई कर सके और मेडिटेशन कर सके, ध्यान कर सके। तो सांची स्तूपा है आपका वन ऑफ द अ, ओल्डेस्ट स्तूपा में से है। स्तूपा क्या होता है? एक डोम लाइक का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड जो उनके सेंट्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, उनके यूज्ड आइटम्स को जो है ना ग्रेव कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है और वहीं पे स्तूपा बना के पूजा की जाती है। ठीक है? फिर आर्ट और आर्किटेक्चर में दूसरा ये चीज़ आ जाती है, ये आपको दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिखता है, ये एक एलिफेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। एलिफेंट का ना मुँह जैसा दिखता है ये एलिफेंट का। सो रॉक स्कल्पचर है, इसको क्या बोलते हैं हम? रॉक, इसको हम बोलते हैं रॉक स्कल्पचर। रॉक स्कल्पचर का मतलब होता है कि जो पत्थर से बना हुआ है, ऐसा स्कल्पचर जो है पत्थर से बना हुआ है। रॉक यानी कि ये जो मूर्ति सी जो बनी हुई है, ये पत्थर से बनी है, इसको रॉक स्कल्पचर्स बोलते हैं ऑफ अ लाइफ साइज एलिफेंट एट धौली। और ये कहाँ पे है? ये धौली में है। धौली जो है एक जगह का नाम है
और ये प्रेज़ेंट डे कहाँ पे है? ओडिशा में है। तो धौली जो जगह है वो ओडिशा में है, तो जब आप ओडिशा जाओगे तो वहाँ पे धौली में आपको ये देखने को मिलेगा रॉक स्कल्पचर्स भुवनेश्वर के पास में, व्हिच सिम्बलाइज़ेज़ द बुद्धा। ये किसको सिम्बलाइज़ करता है? ये बुद्धा को सिम्बलाइज़ करता है, उनकी इंटेलिजेंसी को, उनकी पावरफुल को, उनके पेशेंस को और उनकी काल्मनेस को। क्योंकि आप देखोगे ना हाथी जो है बहुत शांत सा दिख रहा है और उसकी आँखें भी बंद सी दिख रही हो, तो ये काल्मनेस को पावर और हाथी जो है किसका सिम्बलाइज़ करता है? क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है, पावरफुल होता है। तो किस-किस चीज़ को ये सिम्बलाइज़ कर रहा है? शांति को भी प्लस पावरफुल को भी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और बहुत शांत भी है। ऐसे कौन थे? बुद्धा थे, जो बहुत पावरफुल भी थे और बहुत शांत भी थे। सो ये अशोका की एडिक्ट्स है जो उसने बनवाई थी, ठीक है? पत्थर पे इस तरीके का बनवाया था, इसको बोलते हैं हम रॉक स्कल्पचर्स जो कहाँ पे है? धौली में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो एलिफेंट वाला स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे है? तो धौली में है, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में है। किसने बनवाया था? तो उसको अशोका ने बनवाया था। फिर हमने अभी ये देखा था ना, ये कहाँ का है? ये है हमारा सारनाथ वाला, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सारनाथ का पिलर्स। This image may be familiar to some of you. Indeed, the capital was chosen in India's national emblem. अब ये मैंने बताया था कि आपको एक बहुत बड़ा पिलर था, ठीक है? इसके ऊपर एक ऐसे 4 मुँह वाला शेर बना था और इसी को हमने इस इतने हिस्से को हमने क्या यूज़ किया है, किस तरीके से यूज़ किया है? इंडिया के नेशनल एम्बलम की तरह। नेशनल एम्बलम का मतलब होता है जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि राष्ट्रीय जानवर क्या है, मतलब राष्ट्रीय नेशनल एनिमल क्या है और नेशनल फ्रूट क्या है, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं। तो जब हम नेशनल एम्बलम की बात करते हैं यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो उसमें हमारा आता है ये सारनाथ का पिलर। टू विच हैव एडेड द संस्कृत मोटो। इसके नीचे क्या लिखा हुआ हमें मिलता है? हमेशा सत्यमेव जयते मिलता है। सत्यमेव जयते संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, यानी कि जो सत्य है उसकी अकेले ही अपने आप में जीत होती है। सी द नेशनल एम्बलम ऑन द लेफ्ट, और यही नेशनल एम्बलम बना हुआ है, ये हमारे नोट पे भी देखने को मिलता है, सिक्कों पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। बिसाइड्स द धर्म चक्र, इसके बीच में अगर कोई पूछे कि ये क्या बना हुआ है, तो इसको धर्म चक्र बोलते हैं, जो सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ के पिलर से लिया गया है। 4 हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं जिनमें बुल था, हॉर्स था, एलिफेंट था, लायन था। 4 मुँह वाला हमें शेर देखने को मिलता है जो किसको बताता है? रॉयल पावर को बताता है, इंडिया की रॉयल पावर को बताता है। एज़ यू मे हैव नोटिस्ड द मोट्टो कम्स फ्रॉम द मुंडको उपनिषद। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में, एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि ये जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये किस उपनिषद की लाइन है? उपनिषद क्या है? हमारी ओल्ड टेक्स्ट होते थे, जैसे हमारे वेद है, पुराण है, वैसे ही उपनिषद भी हैं, यानी कि ओल्ड टेक्स्ट बुक है। पुरानी, बहुत पुराने ज़माने की किताबें हैं, तो उनमें ये लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि ये जो सत्यमेव जयते है, कहाँ से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। its full is read as the सत्यमेव जयते ननऋतम, दैट इज़ द ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स नॉट फॉल्सहुड। ठीक है? यानी कि ट्रुथ की अकेले ही जीत होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। So yeah, so this was the and thank you so much. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हो। मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई सजेशन देने हैं, तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली बता सकते हो, मेरी ईमेल के थ्रू बता सकते हो या फिर आप नीचे सिंपली कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।